अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। बेसिकली आज इस वीडियो का मकसद है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना एंड एक न्यूअर अप्रोच से व्यूज प्रेजेंट करना। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट वॉइस नाउ। सो इन दीज वीडियोज वी विल प्रेजेंट आवर व्यूज ऑन करंट टॉपिक्स एंड विल ऑल्सो शेयर आवर थॉट्स ऑन सोशो कल्चरल वंस। सो प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया एंड नाउ पाकिस्तान हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम वर्ल्ड कप। ये क्यों हुआ? What were the reasons behind it? What were the shortcomings that our team had? ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैं अपने को होस्ट से व्यूज लेना चाहूंगी कि उनके पर्सपेक्टिव से What were the shortcomings in our team जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गया। Now let us introduce a familiar voice जिसको आप बहुत मर्तबा सुन चुके हैं। So अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और तमाम व्यूअर्स को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह कोशिश है कि जो हमारा ये न्यू फॉर्मेट है जिसमें हमने अपने साथ एक होस्ट को इंट्रोड्यूस किया है जो मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और डेली इवेंट में जो रीसेंट ट्रेंडिंग है और जो लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जो लोगों के कॉमेंट्स हैं, जो लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है, उसको भी हमारी जो होस्ट है वो इस चैनल पर इंट्रोड्यूस कर सकें और कोशिश होगी कि उस पर ऐसा एनालिसिस किया जाए जो लोगों के समझ भी आए और बाइस्ड ओपिनियन ना हो। बाकी जहाँ तक बात रही पाकिस्तान क्रिकेट की, तो शेम इन एडमिटिंग के पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और ये फर्स्ट टाइम है इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जहाँ पाकिस्तान 2007 से जो खेल रहा है, जहाँ की फाइनलिस्ट थी 2009 में आप चैंपियन बने, 2010 में आप सेमीफाइनल में गए, 12 में भी आप सेमीफाइनलिस्ट थे, 14 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, 16 भी आपका बहुत ख़राब गया था, फिर उसके बाद 16 के बाद फिर आपने 2021 का आपने सेमीफाइनल खेला और 2022 का आपने फाइनल खेला। लेकिन इस बार आपका सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं करना है और उस ग्रुप से जहाँ पे आप नेमेसिस में सिर्फ इंडिया था और यूएसए एक एसोसिएट टीम है, उनका खेलना भी इस वजह से बनता था इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वो को होस्ट नेशन थी, वरना उसके अलावा तो उनका क्वालिफिकेशन के भी चांसेस नहीं थे। तो आपका उनसे हार जाना पहले मैच में और फिर उसके बाद कनाडा से और फिर आयरलैंड से मैच जीतना, लेकिन इंडिया से भी मैच हार जाना, तो ये एक अंडरलाइनिंग इश्यूज थे जो पाकिस्तान क्रिकेट में आज से नहीं बहुत सालों से चल रहे। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आप एक बीमारी को इग्नोर करते रहते हो लेकिन एंड में जाके वो सर्जरी स्टेज पे पहुंच जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी यही हुआ। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से आपका एलिमिनेट होना यही रीज़न है कि आपने बीमारी को शुरू में मेडिकेशंस के थ्रू सही नहीं किया और अब आप सर्जरी की तरफ पहुंच चुके हो। So I completely agree with your point and I just want to ask you कि what was the main reason कि पाकिस्तान इस दफ़ा सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया? देखें, इसमें कोई एक इशू नहीं है जिसके बारे में अगर आप बात करें, उसको आइडेंटिफाई आप कर जाएं तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर लें। ये एक चेन ऑफ इवेंट था जो आज से नहीं बहुत लंबे सालों से चलता हुआ आ रहा था। इसकी वजह से ये एक न एक दिन होना था। आपको इस चीज़ की बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आप पिछले चंद सालों से जो आप T20 में भी नंबर 1 रैंकिंग पे जा रहे थे, ODI में भी नंबर 1 रैंकिंग में जा रहे थे, वो आप किसी बड़ी टीम को डिफीट करके नहीं जा रहे थे। आप किसी भी टीम की B या C कैटेगरी टीम को आप हरा रहे थे या उन टीमों को आप हरा रहे थे जो नंबर 8 और 9 रैंकिंग की टीम हो, या तो श्रीलंका हो गई, नेदरलैंड हो गई, अफगानिस्तान हो गई। और ये बात भी याद रखिएगा आप नेदरलैंड से भी पहला मैच हारे थे और अफगानिस्तान से भी आप जाके अपने मैचेस हारे थे। इवन दो वो आपका T20 नहीं था, आपका वर्ल्ड कप था, लेकिन प्लेयर्स जो आपके उस टीम में ODI में एग्जिस्ट करते हैं वो मोर और लेस वही है जो आपकी T20 में भी खेलते हैं। तो ये आज से नहीं है, इस चीज़ के लिए आपको वे बैक जाना पड़ेगा कि जिस दिन से आपकी कंट्री में PSL स्टार्ट हुई है के बाद से आपको इस चीज़ की बात समझनी पड़ेगी कि PSL जो है ना, क्योंकि एक वो मनी मेकिंग एक लीग है आपकी, उसमें आपके क्रिकेट बोर्ड की भी इतनी नहीं चलती जितनी आपकी वहाँ पे फ्रेंचाइज ओनर की चलती है। और ये एक बड़ी एक ग्लोरीफाइड लीग है पाकिस्तान की जो आपको अच्छे खासे पैसे अर्न भी करके देती है। जब से PSL पाकिस्तान में आई है, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है ना वो आपका जो शुरू हो गया वो हो गया PSL के बेसिस पे। वो एक T20 लीग है जो बेसिकली एक मनी मेकिंग लीग है। उसमें आपका कोई टैलेंट डेवलप नहीं होता, उसमें आपकी कोई स्किल सेट डेवलप नहीं होते। स्किल सेट जो आपके डेवलप होते हैं वो फर्स्ट क्लास से होते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान जो लास्ट ट्रॉफी जो अपनी जीता है वो 2017 में जीता है, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी थी सरफराज अहमद के अंदर। सरफराज अहमद जो थे एक आपके सीजन कैप्टन थे, उस टीम में अजहर अली थे, उस टीम में फखर जमान थे, उस टीम में शादाब और हसन अली थे। वो न्यूअर प्लेयर थे लेकिन हसन अली फिर भी PSL की प्रोडक्ट थे क्योंकि PSL में उनका नाम आया था, लेकिन वो फर्स्ट क्लास खेले हुए थे। उसमें मोहम्मद आमिर थे आपके पास, उसमें जुनैद खान थे, उसमें जो बहुत सारे प्लेयर्स थे ना आपके सीजन फर्स्ट क्लास
प्लेयर थे जो आपके टेस्ट मैच भी खेलते थे और वनडेज भी खेलते थे। उसके बाद से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है ना क्रिकेट में वो शुरू हो चुका था, क्योंकि होता ये था कि हर बच्चे को ये बात पता थी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में कि अगर वो पीएसएल में परफॉर्म कर जाएगा तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपको इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे आपके पास दुबई में खेलने, क्योंकि आपकी जो लीग थी ना वो दुबई में थी और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है ना दुबई में विजिट करना और दुबई में आके खेलना मच मोर कन्वीनियंट फील करते थे अपने लिए। जैसे आपको याद होगा पहले एडिशन में वेस्ट इंडीज़ के एक कैटेगरी के प्लेयर्स थे, उसमें इंग्लैंड के थे आयन मॉर्गन थे, जॉनी ब्रेस्टो थे, बेन स्टोक्स थे, शॉन टेट थे, ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, तो हर कंट्री के अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जैसे जैसे करके पाकिस्तान में पीएसएल जब मूव हुआ है तो उसके बाद आपकी जो प्लेयर की क्वालिटी है ना वो भी इंटरनेशनल कंट्रीज से आती थी, वो भी डाउन साइज होने शुरू हो गए। डाउन साइज से मतलब ये है कि जो पहले आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स इतना होता था कि आपके पास एक कैटेगरी के प्लेयर्स होते थे, वो भी उन्होंने आना छोड़ दिया। जब आपकी लीग का स्टैंडर्ड नीचे हुआ ना तो आपके प्लेयर जो पहले पीएसएल की सिलेक्शन पे सिलेक्ट होते थे टीम में, इवन दो जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, जब से इन्होंने पीएसएल को बिल्कुल उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसको लोअर डाउन कर दिया, तो उसके बेसिस पे जब से आपकी टीम में प्लेयर सेलेक्ट होने शुरू हुए ना आपकी क्रिकेट का एक डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं न्यूज़ में हर कोई बात कर रहा है अबाउट बाबर आजम की कैप्टनसी, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के बारे में, शादाब खान के बारे में, मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स पे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीम में दोस्ती यारी है और इन लोग की बॉडी लैंग्वेज भी ग्राउंड में लगती नहीं है, लाइक दे आर नॉट स्ट्राइविंग टू विन। तो इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? लाइक देखें, मैं इसके ऊपर थोड़ा एक बैकग्राउंड इस पर मैं ये देना चाहूँगा कि जब बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई थी 2019 में, तो उस वक्त बाबर आजम के पास कैप्टनसी का ज़ीरो एक्सपीरियंस था। तो उस वक्त से जब बाबर आजम को ये कैप्टनसी दी गई है तो बाबर आजम ने, क्योंकि उनको शेडो करने वाले कोई भी प्लेयर नहीं थे उस वक्त टीम में। आपने देखा होगा इंडिया में जब कोहली को कैप्टनसी हैंडओवर की गई थी तो धोनी ने उनको शेडो किया और फिर जाके उनको कैप्टनसी दी गई। तो इस तरह से आपके पास जो कोहली थे वो एक सीजन कैप्टन बन के निकले थे, वो आरसीबी की भी कैप्टनसी करते, लेकिन बाबर आजम इवन कैप्टन बनने के 1-2 साल तक अंडर इमाद वसीम कराची किंग्स से खेलते रहे। तो इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी था कि बाबर आजम जो थे हमारे बहुत सारी सीरीज़ ड्यूरिंग कोविड, आपको याद होगा कि इंग्लैंड की सी टीम से भी जाके हम हार गए थे, हम वहाँ पे T20 सीरीज़ हारे। उसके बाद जो हमारा ग्राफ था ना नीचे से नीचे जाता रहा। उस वक्त एक आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने जो बाबर आजम के हाथ में जो पावर्स दी ना, क्योंकि उनके आपने कुछ इंटरव्यू भी सुने होंगे जिसमें वो बड़ा ये कहते थे कि क्रिकेट बाबर आजम के बगैर है ही नहीं और बाबर आजम के आगे में क्रिकेट के बारे में कुछ सोचते नहीं। तो उसके बाद आपने बाबर आजम को इतना हाइप कर दिया कि उन्होंने एक ये चीज़ समझ ली कि क्रिकेट जो है मेरे साथ ही है और मेरे बगैर क्रिकेट का कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपने देखा होगा टीम में ग्रुपिंग भी शुरू हो गई थी। उसके बाद एक टीम में एक ऐसा नेक्सस क्रिएट हो गया था जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हो गए, आपके शादाब खान हो गए, हसन अली हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये जो एक मेजर प्लेयर थे आपकी टीम में, हारिस रऊफ हो गए, तो इनका एक नेक्सस क्रिएट हो गया। उसके बाद ये हुआ कि ये परफॉर्म करें, अंडर परफॉर्म करें, इनकी कोई रिप्लेसमेंट आ ही नहीं। आपके बाबर आजम ने बेंच स्ट्रेंथ अपनी बनाई नहीं, क्योंकि जहां आपने देखा कि शादाब खान जो आउट ऑफ फॉर्म है पिछले 2-3 साल से, आपको जहां पे उनको रिप्लेस करना था आपके पास बहुत सारे स्पिनर है। अगर शादाब खान एज अ स्पिनर खेलते हैं, लेग स्पिनर, तो उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पिनर आपके पास अबरार अहमद है जो एक मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन आपने उनको बेंच पे बिठा के रखा, क्योंकि अगर आप दोस्ती यारी ना निभाते तो ऑब्वियसली अबरार ने अंदर आके खेलना था और शादाब ने ड्रॉप होना था। लेकिन जो बाबर आजम ने एक प्लेयर्स का नेक्सस बनाया, हुआ ये कि उसके बाद जो आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे डिक्लाइन होती गई, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ आपके बाबर आजम ने बनाई नहीं और उनके अंदर जो एक एरोगेंस आ गई, एक तो उनमें कैप्टनसी भी नहीं थी, तो वो बहुत सारे मैचेस इस तरीके से हारे कि पूरी आवाम उन्हें समझाती रही भाई कि आपसे कैप्टनसी नहीं हो रही, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कहता रहा कि यार ये अभी भी कैप्टनसी सीख रहे हैं। 2019 से लेके आज हम 2024 में बैठे और अभी तक बाबर आजम ने कैप्टनसी नहीं सीखी है। आप देखें जो उन्होंने पीएसएल भी खेला है, जब पीएसएल में पेशावर ज़ालमी की और कराची किंग्स की उन्होंने कैप्टनसी की है, उन्होंने आपको टाइटल जितवा के दिए? उन्होंने नहीं जितवा के दिए। तो उसके बाद से जब आपके क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ है तो आपको ये बात समझ ही नहीं आई कि आप सी क्लास न्यूजीलैंड की टीम से आप होम सीरीज़ नहीं जीत पा रहे T20 की, आप 2-2 बराबर कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप जब न्यूजीलैंड खेलने गए तो आप 4-1 हार के आए, आप अफ़गानिस्तान से हारे, आप लास्ट जो 2021 का भी T20 वर्ल्ड कप था, आप उसमें ये चीज़ को नोट करेगा कि आप अफ़गानिस्तान से लास्ट तक पहुंच गए, लेकिन आपको नसीम शाह ने वो 2 छक्के मार के जितवा दिया था, तो वो बात दब गई, वो ग्लोरिफिकेशन में बात चली गई। लेकिन क्या आपको अफ़गानिस्तान से उस नताइज पे मैच ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी? कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन आपने क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं और अपने वही ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को खिलाया,
तो आपने ये चीज़ देखी कि आप 2023 के भी वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंडिया की पिचेस पे जाके खेलना बहुत आसान था, क्योंकि एशियन कंडीशन जो होती है ओवरऑल एशिया में सेम होती है। तो पाकिस्तान की तो फेवरेबल कंडीशन थी, लेकिन वहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर पाए। और क्योंकि कैप्टनसी का प्रेशर इतना होता है कि आपने देखा होगा कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से बाबर आजम एज अ प्लेयर भी डेवलप नहीं हो पा रहे खुद को। उनकी स्किल सेट जो है ना बड़ी लिमिटेड हो गई है, ना ही वो परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास सारे स्टैट्स है कि किस तरीके से वो वर्ल्ड कप में फेल हुए जा रहे हैं उन। तो आपने ना अपनी स्किल सेट डेवलप की, ना आपने बेंच स्ट्रेंथ बनाई, ना शाहीन शाह अफरीदी को आपने कैप्टन बनाया। उनको एक सीरीज के बाद आपने फिर उनको ड्रॉप करके आपने बाबर आजम को वापस कैप्टन बना दिया। आप उन प्लेयर्स को टीम में वापस लेके आए हो पीएसएल के परफॉर्मेंस पे, जिसके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया, क्योंकि आपकी पीएसएल की वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं रही है। आप इमाद वसीम को लेके आए, जिन्होंने आपको लास्ट 4 मैचेस फॉर इस्लामाबाद आपको मैन ऑफ द मैचेस आपको जीत के दिए हैं, और आप उसके बाद आप मोहम्मद आमिर को लेके आए पीएसएल की परफॉर्मेंस पे। लेकिन पीएसएल के परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे आप वर्ल्ड कप में खिलाने ले गए उनको? तो इस चीज़ की तो मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आती कि आखिर पीएसएल में क्या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी जिसके बेसिस पे आप उस्मान खान को लिया है, आपने शादाब खान को आपने रखा जो आपके प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे मेरे ख्याल से, आपने आजम खान को रखा। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो जब आप पीएसएल के क्राइटेरिया पे आप टीम को सिलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग द फैक्ट कि आपके पास साहिबजादा फरहान आपके पास हैं जो T20 में टॉप स्कोरर है पिछले चंद सालों से, आपने उनको नहीं खिलाया। आपने अबरार अहमद को नहीं खिलाया। आपके पास हुसैन तलत जो आपके पहले भी आपके टीम में होते थे लेकिन वो ड्रॉप हुए, लेकिन अभी फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं। आमिर जमाल हो गया, आप उनको लेके नहीं गए, लेकिन आप अपनी दोस्ती यारी 11 को जब आप लेके जाओगे ना एक दिन तो ये होना था कि आपने एसोसिएट टीम से भी हार के बाहर होना था। जिस तरह से आप बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं और पीएसएल की सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसी कोई एग्जांपल्स हैं जिससे अवाम रिलेट कर सके? कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जैसे रीसेंट पीएसएल को ही अगर आप देख ले कि आपके जो उस्मान खान थे उन्होंने 2 दफ़ा 100 किए थे और एक दफ़ा मेरे ख्याल से 97 पे आउट हुए थे। लेकिन अगेन वो जो क्वालिटी ऑफ बॉलर्स थे उस पे तो उन्होंने आराम से बना लिए। और जिस तरीके की फ्लैट पिचेस आपकी पीएसएल में थी, रावलपिंडी में हो गई, कराची में हो गई, लाहौर में हो गई, उस पर तो उन्होंने 100 पे 100 किए, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके टोटली फ्लॉप हो गए। सिमिलरली आपने देखा कि इमाद वसीम जो थे आपके, पहले तो मैं एक बात बोलूँ कि मैं उनके हक में था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से रिटायरमेंट दी थी वो उनके साथ फेयर नहीं था। चले, लेकिन फिर भी उन्होंने, जैसे आपने मोहम्मद हफीज़ की सुनी होगी, जब वो क्रिकेट बोर्ड में आए तो इन्होंने मोहम्मद हफीज़ ने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों को रीच आउट किया था। लेकिन क्योंकि उनकी लीग्स चल रही थी उस दौरान, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खेलना और डोमेस्टिक सर्किट में वापस जाके परफॉर्म करने से उन्होंने टोटली इस चीज़ को मना कर दिया था। लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेशनल लीग्स होनी नहीं थी, और जब आपने अप्रोच किया उन्हें, तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों ने टीम में कम बैक किया। अब आप देखेंगे इमाद वसीम जो थे लास्ट 4 मैचेस जो थे मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच बने थे वो, लेकिन जब वो इसमें आए तो आपने देखा कि इंडिया के मैच में किस तरीके से उनसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाई। और जहाँ वो बैठ के जियो टीवी पे हंसना मनाए के शो में बैठ के ये बात करते थे कि टॉप 6 प्लेयर के स्ट्राइक रेट क्या होने चाहिए, वहाँ आप खुद अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाए और आपका एक मेजर पार्ट था इंडिया की डिफीट में। सिमिलरली शादाब खान जो थे आपके बेस्ट ऑलराउंडर थे इस सीज़न के, लेकिन आपने तो उनसे इंडिया के मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाई, तो आपका कहाँ का वो रहा बेस्ट ऑलराउंडर। और यहीं आपका उसामा मीर जो टॉप विकेट टेकर था, आप उसे लेके ही नहीं है, आपने उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया। सिमिलरली इफ्तिखार जो है वो भाई, इफ्तिखार चाचा जो मेरी पैदाइश से पहले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है, वो आए शाए छक्के मारे, मैच फिनिश करे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपको कोई एक मैच याद आता है जो इफ्तिखार अहमद ने फिनिश किया हो, सिवाय वो बांग्लादेश जो आपकी सीरीज थी जिसमें 2 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, तो वो उन्होंने फिनिश करके दिया था जो बांग्लादेश में T20 था। मुझे उसके अलावा याद नहीं पता कि इफ्तिखार अहमद ने आपको कोई मैच फिनिश करके दिया। उनका तो रोल ही डिफाइन नहीं है। आप ये देखें कि बाबर आजम जो है 150 के स्ट्राइक रेट पे पीएसएल में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ आपने T20 वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट जो था 87 मेरे ख्याल से था ओवरऑल, उससे ऊपर वो गया ही नहीं। फिर आप रिजवान को देख लें, रिजवान जो आपका बेस्ट ब्रेन होता है पीएसएल में, आपको 4 दफ़ा फाइनल्स में ले गया। भाई जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो आपने लास्ट मैच में जो आपका आयरलैंड से मैच हुआ है, आपने कमेंटेटर्स को भी कहते हुए सुना होगा यार कि इसके पास तो ब्रेन ही नहीं है रिजवान के पास। उनको पीछे से ये बात समझ में नहीं आती कि कब रिव्यू लेना है कब रिव्यू नहीं लेना, क्योंकि रिव्यू की जो सबसे क्लोजेस्ट कॉल होती है ना, या तो बॉलर की होती है या तो कीपर की होती है। वो हर बॉल पे रिव्यू ले लेते हैं, कोई अपील आई रिव्यू ले लो रिव्यू ले लो। भाई आपका सबसे बड़ा काम आपका कीपिंग पे ये है पीछे कि आपने एक तो फील्ड में भी असेस कराना है, दूसरा ये कि आपने रिव्यू में असेस कराना है कि रिव्यू बनता है या नहीं बनता। तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ पीएसएल है। जब आप इसके बेसिस पे आप टीम सेलेक्ट करेंगे और बहुत सारे जो डिजर्विंग प्लेयर है जैसे आमिर जमाल हो गए, जो उसामा मीर हो गए, अबरार हो गए,
इन प्लेयर्स को आप बिठा के रखेंगे, आप इनकी सिलेक्शन नहीं करेंगे, मोहम्मद हारिस हो गए, इनकी अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे और आप इन प्लेयर्स को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपने तो मैच हारना था। आप खुद देखो, आप यूएसए से आखिरी के ओवर में 14 रन आपसे हारिस राव से डिफेंड नहीं हो पाए। किस तरीके से होंगे? जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे नहीं और आप सिर्फ T20 खेलते रहोगे तो आपको बॉलिंग में वेरिएशन कभी आएगी नहीं, आपको पता नहीं होगा यार स्ट्रेसफुल कंडीशन में किस तरीके से खेला जाना है, आपसे वो हुआ नहीं। मोहम्मद आमिर जो पिछले 5 साल से सिर्फ लीग खेले, 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है। आपने देख लिया कि उन्होंने अपने सुपर ओवर में 18 रन दे दिए एक एसोसिएट टीम से। सुपर ओवर में पाकिस्तान बैटिंग करने आई है तो वो इफ्तिखार और शादाब के हाथ में दे दिया, जहां आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 जिनको आप कहते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, भाई आपने उतर के खेलना था ना। आप पूरी जिंदगी आप दोनों ने पावर प्ले कंज्यूम किया, आपने मेजॉरिटी बॉल्स आपने खेली एज अ ओपनर। सुपर ओवर की बात आई भाई, तो आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इन दोनों को उतरना चाहिए था, इन्हें प्रूव करना चाहिए था भाई कि आप किस तरीके से, क्योंकि आप तो सबसे ज़्यादा बॉलें खेलते हो, आप सबसे ज़्यादा स्ट्राइक लेते हो भाई, तो आपको उतरना बनता था। बीइंग का कैप्टन बाबर आजम आपका बनता था उतरना, तो आप तो उतरे नहीं। फिर आप जब इंडिया के मैच में आ जाओ तो इंडिया के मैच में आपने उनको आउट किया, तो उसके बाद बाबर आजम रिजवान का भाई 40 बॉल पे 31 और बुमराह को हिट करने जा रहे हैं। यार आपके पास कहाँ की सेंस है? आपने गैरी क्रिस्टन की आपने एक लीग कन्वर्सेशन जो है जो उन्होंने टीम मीटिंग में की थी कि प्लेयर्स को यही नहीं पता कि किस बॉल पे कौन से शॉट मारने, आपने देखो आप हिट करने जा रहे हो बुमराह को। यार कहाँ से सेंस बनता था? आप वहीं पे मैच हारे हो और आपने इमाद वसीम को ऊपर खेलने भेजा। यही आपके पता लगता है आपकी डिफेंसिव अप्रोच है एज अ कैप्टन बाबर आजम की। आपने इफ्तिखार को ऊपर नहीं भेजा, आपने इमाद वसीम को ऊपर भेजा। इमाद वसीम जो है ना एक मॉडरेटर प्लेयर है, वो आगे ना चीज़ को काम डाउन करता है और वहाँ पे आपको बस जाके मैच फिनिश करना था, तो आपने इमाद वसीम को भेज दिया। आपका जो कनाडा से मैच हुआ, आपका जो आयरलैंड से मैच हुआ, आयरलैंड में मैच में आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम ये विकेट लेके ऐसे सेलिब्रेट कर रहे कि आप टॉप 4 टीम की जैसे आपने विकेट ली है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे हो, आप साउथ अफ्रीका से मैच खेल रहे हो, उनके बड़े प्लेयर आउट कर रहे हो। आज ही मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और यूएसए का। जब साउथ अफ्रीका यूएसए के प्लेयर को आउट कर रहा था, आपने किसी को ओवर द टॉप सेलिब्रेशन करते हुए देखा? क्योंकि उन्हें पता है हाँ भाई चलो ये है, लेकिन ये एक एसोसिएट टीम है, उनका जो टारगेट है वो बड़ी टीमों का टारगेट है कि उनको हराना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, वेस्ट इंडीज़ हो गई, तो उन्होंने यूएसए को उन्होंने जितने भी प्लेयर आउट किए उन्होंने इतना सेलिब्रेट भी नहीं किया, लेकिन हमारे वाले तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने भाई टूर्नामेंट जीत दिया। तो जब तक आप इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जी, आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंगली मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल है और जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, तो ये वही प्रेडिक्ट करता है जैसे कि हॉकी और स्क्वॉश की टीम्स का हाल हुआ है आज। और एक वक्त वो वर्ल्ड चैम्पियंस थे और आज हॉकी और स्क्वॉश का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी यही हाल होने जा रहा है या इसका कोई वे बैक भी है? देखिए मोर और लेस तो वही हाल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा होता था कि हॉकी को इतनी अटेंशन मिलती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स का नामो निशान भी नहीं होता था। उसमें भी पॉलिटिकल असाइनमेंट्स पे जब आपने टीम में भर्तियां करनी शुरू की, जब तो अगर आपने अभी होश के नाखून नहीं लिया, आपने मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो आपका कुछ सालों बाद यही होगा कि आप भी क्रिकेट के बारे में ना बस आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एग्जिस्ट करती है लेकिन मैच देखने वाले कोई नहीं होंगे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने ड्राइंग बोर्ड पे जाके ये चीज़ देखनी होगी यार कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है जो आपकी टीम को किल कर रहा है वो कर क्या रहा है। मेरे नज़दीक सबसे पहले कैप्टनसी है, क्योंकि जब तक आपके पास कैप्टन नहीं होगा ना जो टीम को फॉरवर्ड लीड करे, टीम को बनाए, बेंच स्ट्रेंथ बनाए, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको मैं कहूँगा कि आपके पास बड़े बड़े कैप्टन आए, जैसे मिसबाउल हक थे, उन्होंने एक टेस्ट की टीम को कहाँ से कहाँ उठा के ले गए। सरफराज अहमद थे, यंगस्टर्स को T20 में कहाँ से कहाँ उठा के ले गए। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी उस टीम से जितवा दी जिसमें कलेक्टिव अगर आप मैचेस देखें तो सबके मिला के 100 भी नहीं थे पूरे प्लेयर्स के, लेकिन आपको उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी। लेकिन आप उसके बाद से देखिए ऐसा डाउनफॉल है। मैं बाबर आजम की कैप्टनसी में ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपने तो बाबर आजम को एज अ कैप्टन हटाना पड़ेगा। उन्हें आपने ये चीज़ कहनी होगी यार कि आप डोमेस्टिक जाके दोबारा खेलो। आपने उन्हें टीम से बाहर नहीं करना, क्योंकि आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि वो अभी भी पाकिस्तान का टॉप बैटर है। लेकिन उन्होंने जब से कैप्टनसी ली है उनकी क्रिकेट में डिक्लाइन ही होता हुआ मुझे दिख रहा है। उन्होंने हाँ 196 किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन जो वो एक नेचुरल प्लेयर थे ना, जो उनकी स्किल सेट डेवलप हो रही थी, वो पिछले 2 साल से तो उनकी कुछ है ही नहीं। उनकी 2 साल से क्या परफॉर्मेंस है, उनकी वर्ल्ड कप्स में क्या परफॉर्मेंस है, उनकी एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है यार। तो ये क्लियरली शो करता है कि आपकी कैप्टनसी जो है आपके ऊपर इतना प्रेशर ला रही है कि आपकी स्किल सेट ही ख़त्म होती जा रही है।
दूसरा ये जो आपने ओवररेटेड प्लेयर टीम में रखे हुए, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद हो गए, आपके आजम खान हो गए, भाई खुदा रहा आपको इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। साइम अयूब है, जो उनका नो लुक शॉट है ना, वो उनका नो लुक करियर ले जाएगा उनका। उन्हें जाके डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उन्हें सिखाना होगा भाई कि आपके विकेट की वर्थ भी है कोई। आप इस तरीके से आके आड़े तिरछे शॉट मार के आउट नहीं हो सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि यार आप इम्पैक्ट प्लेयर है तो आपकी विकेट जल्दी गिरना पार्ट ऑफ अ गेम है क्योंकि आप एक इम्पैक्ट प्लेयर हो। यार ये कहीं से सेंस नहीं बनता। फ़खर जमान को भाई आपने एक दफ़ा फिर देखना पड़ेगा कि वो चौथे नंबर का प्लेयर है, अगर नहीं है तो क्या उनकी ओपनिंग पे स्लॉट बनती है, क्योंकि अब आपको पावर प्ले में ऐसे ओपनर चाहिए ना जो पावर प्ले में आपको 80-90 रन करके दें, जो मॉडर्न टीमें कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ये करके दे रही हैं। आप तो सबसे पहले तो एक बड़ा ये क्लीन अप होना पड़ेगा कि यार आपने उन टीमों को अगर आपने डिफीट करना है जो वर्ल्ड बीटर है, सबसे पहले आपने तो अपना स्क्वाड इंप्रूव करना पड़ेगा। आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। आपके पास बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, जो उसामा मीर हो गए, अबरार हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, हुसैन तलत हो गए, आमिर जमाल हो गए, ये आपके पास टीम में होने चाहिए, क्योंकि आपके पास जब तक यंग प्लेयर नहीं होंगे ना, आपकी टीम में एग्रेशन नहीं आएगा। मैं युवराज सिंह की एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो वो पाकिस्तान से हारे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पाकिस्तान जो वो फाइनल जीता क्योंकि उनके पास यंग प्लेयर थे, वो एनर्जेटिक थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो वो बियर बाय सब के साथ उनकी पॉडकास्ट थी, उन्होंने ये क्लियरली ये चीज़ कही थी, वो यंग प्लेयर थे तो वो एनर्जेटिक थे और वो गेम में ऊपर से पहले बॉल से आए। वो इस चीज़ पे आप गौर करो कि जब तक आप न्यू माइंडसेट को ला के आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, यार ये दुनिया में हर जगह होता है। जब मैनेजमेंट चेंज होती है ना, अगर आप किसी कंपनी में भी जाओ और अगर आपने उस कंपनी में कोई आईटी की कंपनी हो, अगर आपने न्यू इनोवेशन लानी होती है तो आप ऑब्वियसली यंगर जनरेशन को हायर करते हो, क्योंकि वो दे कम विद अ न्यूअर प्लान और न्यूअर कॉन्सेप्ट और न्यूअर स्किल सेट। तो सबसे पहले तो आपने ये करना होगा। दूसरा ये यार कि आपने पीएसएल को आपने सिर्फ एक फ्रेंचाइज लीग के तौर पे ट्रीट करना होगा। आपने जो सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है अपने डोमेस्टिक को देनी है, वरना ये डोमेस्टिक में साहिबजादा फरहान जैसे हो गए, कामरान गुलाम हो गए, इन जैसे जो प्लेयर है, ये एक वक्त आएगा कि ये भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे और यूएसए से क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। तो आपने अपनी डोमेस्टिक को सबसे पहले आपने रिस्पेक्ट देनी होगी। और खुदारा ये जो 7 बंदों का जो आपने एक पूरा ग्रुप बनाया जिसमें वहाब रियाज, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, फिर गैरी क्रिस्टन और एक आपने डेटा एनालिस्ट रखा है वो बाबर आजम, जो इनका जो एक पूरा टोला बनाया हुआ है और इसके बेसिस पर सिलेक्शन हो रही है, यार इसको तो आपने सबसे पहले ख़त्म करना होगा। पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के, जैसे यूनुस खान हो गए, आपके राशिद लतीफ़ हो गए, इन जैसे जो प्लेयर्स हैं ना, ये खुद मुख्तार प्लेयर है और इनके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है कि किस तरीके से टीम को इम्प्रूव किया जाए और किस तरीके से टीम को आगे बढ़ाया जाए। तो आपने ऐसे प्लेयर्स को लाके आपने सिलेक्शन कमेटी में बिठाना पड़ेगा जो इंसाफ कर सके, वरना तो अगर आपने प्लेयर पावर के आके अगर आपने वोट डाउन कर दिया तो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, मुझे नहीं लगता कि आप उसमें भी अगर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाए, इवन दो कि आप अपने ही कंट्री में खेलेंगे, क्योंकि आपकी ओडीआई टीम भी कोई अच्छी नहीं है। आप अफगानिस्तान से एशिया कप से पहले आप अफगानिस्तान से किस तरीके से आप हारते हारते मैचेस बचे हो। वर्ल्ड कप में आपने देख लिया लास्ट ईयर क्या हुआ, आप इंग्लैंड से हारे, आप अफगानिस्तान से हारे, आप इंडिया से हारे, किस तरीके से हारे कि आप आगे के राउंड्स में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आप नेदरलैंड से जाके मैच हारे। तो अगर आपने अभी इम्प्रूव नहीं किया, अभी तो खैर T20 ख़त्म हो गई और आपका नेक्स्ट असाइनमेंट जो है आपका बांग्लादेश से मेरे ख्याल से टेस्ट मैच की सीरीज़ है होम पे, फिर उसके बाद इंग्लैंड में आके खेलना है। तो आपने तो चले वाइट बॉल तो फिर भी सही जा रही क्योंकि शान मसूद जो है वहाँ पे अच्छी कैप्टनसी करे, लेकिन उसमें भी आपने जो अपॉइंटमेंट्स करनी होगी ना, वो आपने अपने डोमेस्टिक सर्किट पे जाके करनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ अगर आपने इम्प्रूव कर ली तो मे बी रिज़ल्ट आपको आज या कल नहीं दिखेंगे। ये पूरा एक रिकरिंग प्रोसेस है जो 2-3 साल में जाके फ्रूटफुल होगा। आपको राइट अवे कोई रिजल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी अभी सही, तो इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में आप टीम का फिर इंक्लाइन होते हुए देखेंगे, जहां आप वर्ल्ड बीटर भी बनेंगे, मेरे ख्याल से आप वर्ल्ड कप्स भी खेला रहे होंगे। आपके पर्सपेक्टिव इट वाज वेरी यूनिक एंड थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग योर व्यूज अपॉन दिस टॉपिक। सो जस्ट बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू नो दैट इफ यू वांट टू at some point and some message that the viewers can take home and then just think about it, so कोई आप अपने views share करना चाहें just on the ending note? देखिए एंडिंग नोट तो मेरा यही होगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सारे प्लेयर यूएसए से पाकिस्तान वापस आएंगे और एक जादू की छड़ी चलेगी और सब सही हो जाएगा क्रिकेट में, तो ऐसा नहीं होता। एक लॉन्गर प्रोसेस है जो आज से आपने इम्प्लीमेंट करना होगा तो आगे जाके सही होगा। देखिए आपके पास डोमेस्टिक में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान और श्रीलंका वाहिद ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें आपके पास टैलेंट की कभी भी कमी नहीं हो सकती, बट इट्स अप टू द बोर्ड
कि वो किस तरीके से इस टैलेंट से इनरिचमेंट करवाता है और उनसे परफॉर्मेंस निकलवा के पाकिस्तान को टॉप पे ले जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और प्लीज़ उन्हीं प्लेयर को आप लेके आएँ जो डोमेस्टिक के सीजन प्लेयर हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने जो PSL में आप जो अपनी लीग, अपनी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट आपने बनाई हुई है, जस्ट कंसिडर इट एज अ फ्रेंचाइज क्रिकेट जो PCB को पैसा बना के दे रही है। इसमें से आपकी 20 ओवर में जब तक आपके पास इंटरनेशनल के टॉप प्लेयर आके उस PSL लीग को नहीं खेलेंगे जस्ट लाइक IPL, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका PSL से आने वाला टैलेंट इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करेगा। अगर आपने इन 2-3 चीज़ों पे आपने काम कर लिया तो यार टैलेंट इतना है पाकिस्तान के पास कि फिर हम जाके इंडिया को इंडिया में भी हरा सकते हैं। और जिस तरह हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते, हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए, T20 का हो गया और 50 ओवर भी हो गया, हम एशिया कप भी जीते हुए। तो अगर हम ये करते रहे तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड बीटर है, 2015 के बाद उन्होंने भी स्ट्रगल किया था कि उनके बहुत सारे बड़े प्लेयर टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है बड़ा एक प्रोफाउंड सर्किट है, तो उसके बेसिस पे उनकी टीम में सिलेक्शन होती रही। तो उन्होंने आपका 2023 का भी वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती टेस्ट मैच की। तो अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दें और PSL को एज अ फ्रेंचाइज क्रिकेट अगर आप सिर्फ ट्रीट करें तो पाकिस्तान जो है वो फिर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन T20, ODI एंड टेस्ट टीम बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग योर व्यूज़ और थैंक यू सो मच टू द व्यूअर्स जिन्होंने यहाँ तक हमारी वीडियो को सुना और अप्रिशिएट भी किया। तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन के क्या ऐसी चेंजेस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में ला सकते हैं या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें मोर ऑफन वीडियोस बनानी चाहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।